हेलो। बेटा वॉइस आ रही है? हेलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस यस सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी तक लास्ट क्लास तक किसी को कोई डाउट है? जितना भी अभी तक हमने पढ़ा है। यहाँ तक हमारा हो गया था रिवर्सिबल प्रोसेस तक, राइट? बेटा यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखो, कोई भी एक सिस्टम में जो भी अमाउंट ऑफ मैटर है उसके अंदर जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ठीक है? इट इज डिनोटेड बाय ई और यू। किसी बुक में आपको ई से दिखाई देगा, किसी बुक में यू से दिखाई देगा, दोनों का मतलब सेम है, इंटरनल एनर्जी। इट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, प्रेशर एंड केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस। इन पे ये डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। नोट कीजिए। नोट हो गया? यस सर। यस सर। ओके। अब नोट कीजिए आप एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होता है? तो इट इज द हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम विच मे बी डिफाइंड एज सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्रेशर एंड वॉल्यूम। अभी हमने इंटरनल एनर्जी पढ़ा कि उसके अंदर, मैटर के अंदर कितनी एनर्जी एसोसिएटेड है। अब उसके साथ में प्रेशर और वॉल्यूम का अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे अगर हम, तो जो वैल्यू आएगी, क्वांटिटी आएगी, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। इट इज डिनोटेड बाय एच
इट इज सम ऑफ ई प्लस पी इंटू में वी। ई क्या है? इंटरनल एनर्जी, पी प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम। नोट कीजिए। The internal energy necessary pressure. क्या कह रहे हो बेटा? सर इंटरनल एनर्जी में ही तो आता है सर प्रेशर, तो सर ई में ही हो जाता है सर प्रेशर तो। इंटरनल एनर्जी में प्रेशर नहीं आता, इंटरनल एनर्जी प्रेशर पे डिपेंड करता है। ओके सर। हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ नोट करो एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या होता है? इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। मतलब एक कोई सिस्टम है, उसके अंदर कितनी रैंडमनेस है, कितना फ्लक्चुएशन है, उसे हम एंट्रोपी बोलते हैं। जितनी हमारी रैंडमनेस ज्यादा होगी उतना ही हमारी एंट्रोपी ज्यादा होगी। रैंडम, इसको एंट्रोपी को डिनोट करते हैं हम कैपिटल एस से। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एंट्रोपी बढ़ती है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस बढ़ जाएगी और एंट्रोपी इसलिए हमारी बढ़ जाएगी। सर एंट्रोपी माने फैलाव भी होता है ना, किसी का सिस्टम का फैलाव बढ़ जाएगा, ये तो है। फैलाव तो मतलब हिंदी में मेरे को नहीं पता फैलाव क्या कह रहे हो तुम, बट नहीं मतलब वो मतलब स्पेंड मतलब थोड़ा मतलब स्पेंड हो जाएगा सिस्टम, जिसमें जितनी एनर्जी डालेंगे वो थोड़ा स्पेंड हो जाएगा। सिस्टम एक्सपेंड वाली बात नहीं है यहाँ पे। यह है जैसे सिस्टम के अंदर जैसे गैस वगैरह होगी आपकी, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वो जो मोमेंट होगा वो काफी बढ़ जाएगा गैस का। गैस की तो मतलब उसमें रैंडमनेस बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगी गैस की, तो इसलिए रैंडमनेस माने वही तो होता है।
क्या? वही तो होता है रैंडमनेस माने मतलब वही सिस्टम का, जैसे गैस के मॉलिक्यूल जो है मूवमेंट करेंगे इधर उधर, तो हाँ सिस्टम हाँ का हाँ वही तो होगा, हाँ, रैंडमनेस ही तो होगा। वही वही रैंडमनेस तो है, वो बढ़ जाएगी वही तो आपकी। कह रहा था सर। अब बेटा तुम हम्म। फैलाव बोल रहे हो, उसका मतलब मेरे को नहीं पता हिंदी में फैलाव। नहीं ये कहते हैं मतलब स्पेंड होना, मतलब वही कहते हैं। हाँ, हो गया नोट? यस सर। तो एंट्रोपी चेंज कैसे निकालते हैं? अगर हमारा आइसोथर्मल सिस्टम है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है किसी पर्टिकुलर सिस्टम का, तो जितनी भी उसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हुई है उसको अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा चेंज इन एंट्रोपी, क्यू रिवर्सिबल डिवाइड बाय टेम्परेचर। ठीक है, क्यू रिवर्सिबल क्या है? इट इज द हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस। उस केस में हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो हम उस टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे, बट इट शुड बी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नोट कीजिए। हो गया नोट? यस सर। ओके, यस सर। अब हम कुछ थर्मोडायनामिक्स में लॉ हैं उनको स्टडी करेंगे। सबसे पहला लॉ है हमारा जीरोथ लॉ ऑफ
थर्मोडायनेमिक्स। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है बेटा, देखो समझो इसको। अगर हमारे पास तीन बॉडी है, ए बी और सी, और हमारी ए जो बॉडी है वो बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और जो ए बॉडी है वो सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तीन बॉडी है ए बी सी। ए जो है बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और ए जो है सी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बी और सी जो है वो भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ठीक है, यस सर। नोट कीजिए। हो गया बेटा, यस सर। ड्रॉ कर लिया इसे। जी हाँ। ओके, अभी हमने थर्मल इक्विलिब्रियम की बात की। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? व्हेन द टेम्परेचर इज द सेम थ्रू आउट द एंटायर सिस्टम, उसको हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। इसको भी नोट कर लो। सर हम्म, अरे इसका मतलब क्या है वो तो बताओ सर। किसका? मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम आपने सर ये बता दिया, व्हेन द टेम्परेचर सेम थ्रू आउट, मतलब क्या, मतलब टेम्परेचर एंटायर पूरे सिस्टम में से क्या क्या होता है, मतलब निकल जाता है? नहीं नहीं बेटा, देखो एंटायर सिस्टम का मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं पे टेम्परेचर हमारा कुछ है थोड़ा मतलब डिफरेंट करे, कि पर्टिकुलर लोकेशन ले लो, मान लो ए लोकेशन हो गई, बी लोकेशन हो गई एक सिस्टम के अंदर, तो दोनों लोकेशन पे हमारा टेम्परेचर वो सेम होना चाहिए। मतलब दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम होना चाहिए। दोनों सिस्टम की यही बात बेटा, दोनों सिस्टम के अंदर पर्टिकुलर एक ही सिस्टम के अंदर एक ही अच्छा, सिस्टम। एक सिस्टम
हाँ, एक ही सिस्टम के अंदर अलग अलग जगह पे टेम्परेचर अलग अलग नहीं होना चाहिए, पूरा सेम होना चाहिए टेम्परेचर। अच्छा ठीक है, अच्छा, फिर उसे हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। सेम नहीं होना चाहिए? सेम ही होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, तब उसे हम बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, ठीक है सर। हो गया नोट? यस सर। यस ओके, सर। अब नेक्स्ट लॉ पढ़ते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसकी हम दो तीन डेफिनेशन पढ़ेंगे। पहली डेफिनेशन क्या है इसकी? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ऑल्दो इट मे बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। मतलब क्या हुआ इसका? एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती, ना ही खत्म की जा सकती है, बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे कि हो सकता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए, मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि एनर्जी हमारी खत्म हो गई या फिर एनर्जी कहीं से प्रोड्यूस हुई है, ऐसा नहीं है। सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है एनर्जी। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इतना नोट करो पहले, इसके आगे फिर बाद में आगे पढ़ेंगे। इतना हो गया बेटा नोट? दादा देखा मामा का करता था। हाँ। अब देखो, इसी डेफिनेशन को हम दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं? टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कांस्टेंट although it may undergo ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर। मतलब कि टोटल एनर्जी यूनिवर्स की जो है वो तो कांस्टेंट रहेगी, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है, लेकिन टोटल एनर्जी जो होगी वो कांस्टेंट होगी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा यूनिवर्स की एनर्जी में। ठीक है, यस सर। करो नोट।
सर हो गया है। ओके बेटा, एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में, उसमें से क्वेश्चन अभी कुछ पूछा है कि इफ एंड आवाज नहीं आ रही सर आप। एक सेकंड रुको बेटा, ये जितेश शर्मा है बेटा, अपना माइक ऑफ रखो। ओके, आपके फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा है, इफ एंट्रोपी इंक्रीजेस देन इट स्टेबल द सिस्टम, बट व्हेन स्टूडेंट्स इन द क्लास गॉसिप विद ईच अदर देन व्हाई टीचर्स ऑलवेज स्कोल्ड अस। देखो बेटा, जो एंट्रोपी होती है, बिल्कुल सही बात है, जैसे आप क्लास में बातें करते हो तो भी एंट्रोपी बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी रैंडमनेस बढ़ जाती है सिस्टम की। तो एंट्रोपी जो होती है वो कोई अच्छी चीज नहीं होती है, अगर हम समझें तो। क्योंकि इससे क्या होता है, जो हमारे पास अवेलेबल एनर्जी होती है, एक टर्म होती है हमारे पास अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी क्या होता है कि हम जो भी हमारे पास एनर्जी है उसमें से कितनी हमारी यूजफुल एनर्जी है उसे हम बोलते हैं अवेलेबल एनर्जी। तो जितनी भी अवेलेबल एनर्जी जो होती है, वो जैसे जैसे हमारी एंट्रोपी बढ़ती है, हमारी अवेलेबल एनर्जी कम हो जाती है, अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ जाती है। और वो डिपेंड किस पे करती है, सीधे डायरेक्टली एंट्रोपी पे डिपेंड करती है। जितनी हमारी एंट्रोपी बढ़ेगी उतनी हमारी अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, आपके इसमें बेसिक्स है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जा सकते, इसलिए बस थोड़ा सा इतना समझिए कि जो एंट्रोपी है वो कोई अच्छी चीज नहीं है, वो बेकार चीज है, जिसकी वजह से हमारा सिस्टम में जो अवेलेबल एनर्जी, यूजफुल एनर्जी, वो कम हो जाती है। ठीक है, सर ऐसे अनस्टेबिलिटी कह सकते हैं। बेटा स्टेबल और अनस्टेबल दोनों अलग मतलब ये चीज से बिल्कुल डिफरेंट है। बेटा एक तो अपना माइक ऑफ रखिए। इससे सिस्टम स्टेबल नहीं रहेगा। किसने कहा कि आपसे सिस्टम स्टेबल रहेगा अगर हमारा एंट्रोपी बढ़ेगी? तो स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जो होती है वो हमारी थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब जो स्टेबिलिटी मतलब इक्विलिब्रियम, अगर हम कह रहे हैं बात कि इक्विलिब्रियम है नहीं है सिस्टम हमारा, तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो सकता है, केमिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो अगर हमारी एंट्रोपी बढ़ेगी तो हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है और फिजिकल इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, तो वो हमारा स्टेबल नहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं रहेगी हमारी। ओके सर। ओके, अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करने का एक और डेफिनेशन है, उसको भी समझ लेते हैं।
अभी तक तो हमने एनर्जी की टर्म में बात की, अभी हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बात करते हैं। फॉर अ क्लोज सिस्टम, मतलब क्लोज सिस्टम का मतलब क्या है, हमारा ओपन नहीं है, क्लोज्ड है। याद आ गया क्लोज सिस्टम, जिसके अंदर हमारा हीट इंटरेक्शन हो सकता है बट मास इंटरेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। हीट इंटरेक्शन हो सकता है लेकिन मास मास इंटरेक्शन इंटरेक्शन नहीं है। नहीं होगा। हीट मतलब एनर्जी इंटरेक्शन। ओके, अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा होता है बेटा, जिसमें इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है, सेम होता ठीक है ना। अब इसमें क्या है, द नेट हीट इंटरेक्शन एंड द नेट वर्क इंटरेक्शन आर सेम व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओन यूनिट। मतलब अगर हम दोनों की यूनिट सेम रखें, मतलब अगर हीट इंटरेक्शन और वर्क इंटरेक्शन जूल में या वॉट में दोनों सेम होनी चाहिए यूनिट, तो हमारा जो नेट हीट इंटरेक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू नेट वर्क इंटरेक्शन। नेट हीट इंटरेक्शन का मतलब क्या है, एक सेकेंड हम पीछे साइक्लिक प्रोसेस पे जाते हैं। कहाँ पे था हमारा साइक्लिक प्रोसेस, ये रहा। अब इसके अंदर नेट हीट इंटरेक्शन कितना होगा बेटा, जो प्रोसेस 1 में हीट हुई वो उसको हम ऐड कर देंगे प्रोसेस 2 से, प्लस प्रोसेस 3 प्लस प्रोसेस 4, दिस विल बी नेट हीट इंटरेक्शन। अब ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, ठीक है ना। हीट इनटू द सिस्टम प्लस होता है और हीट आउट ऑफ द सिस्टम माइनस होता है। तो अगर हम इन चारों प्रोसेस की हीट को ऐड कर देंगे दैट विल बिकम इक्वल टू द वर्क डन ऑफ द फोर प्रोसेस, सॉरी। अगर हम इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन प्लस इसका वर्क डन, इन चारों के वर्क डन को ऐड कर दें तो दैट विल बिकम इक्वल टू द नेट हीट इंटरेक्शन, जो हमने चारों के हीट को ऐड करा था। ये बात समझ में आई, जो हीट होगी दैट विल बिकम इक्वल टू द वर्क डन इफ ऑल आर एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट। ये क्लियर हुआ बेटा। है। यस सर। ओके, नेक्स्ट इज हीट इंजन। अब हीट इंजन क्या होता है, आप लोग पढ़ चुके होंगे हीट इंजन। हीट इंजन क्या नो होता सर। सर है आपने, शायद एक पॉइंट रह गया है, आप स्लाइड बैक करेंगे क्या? यस सर। ओके देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा हीट इंजन, इसको दोबारा समझ लेते हैं। हीट इंजन होता क्या है, अगर मान लो हमारे पास दो टेम्परेचर रिजर्वायर हैं, एक हाई टेम्परेचर है दूसरा लो टेम्परेचर है, तो हीट इंजन क्या करता है, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट गेन करेगा, हीट लेगा और उससे कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा, और जब वर्क प्रोड्यूस हो जाएगा तो बची हुई हीट जो होगी उसको हम वो रिजेक्ट कर देगा लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, ठीक है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर हमने TH मान लिया, लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर हमने TL मान लिया, तो हीट सप्लाइड विल बी सर QH। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? हेलो। इसका, हाँ बेटा आवाज आ रही है मेरे को। इसका एग्जाम्पल हीट इंजन
रेफ्रिजरेटर। नहीं बेटा, रेफ्रिजरेटर हीट इंजन नहीं होता, रेफ्रिजरेटर रिवर्स साइकिल में आता है। इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे ना, तब हमारा हीट इंजन होता है। हीट इंजन में मतलब हमारा कुछ वर्क प्रोड्यूस होना चाहिए। रेफ्रिजरेटर होता है वो वर्क कंज्यूम करता है, मतलब हम उसको पावर देनी पड़ती है। ऐसी कोई डिवाइस जिससे पावर हमें मिले, ठीक है, उसे हम हीट इंजन बोलते हैं। मैं इसका एग्जांपल तुम्हें देख के बता दूंगा। ओके। अब इसमें एफिशिएंसी हम निकालते हैं हीट इंजन की। एफिशिएंसी क्या होती है? वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड। जो हीट सप्लाई करी है, इसको अगर हम वर्क डन से डिवाइड कर देंगे, सॉरी, वर्क डन को हीट सप्लाई से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब वर्क डन देखो, इसमें हमने अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या कहा था? नेट हीट इंटरेक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क डन। तो इसके अंदर हीट इंटरेक्शन क्या है? हीट इंजन को QH मिल रहा है तो प्लस हो गया, QL इसमें से हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो माइनस हो गया, QH माइनस QL। दिस इज नेट हीट इंटरेक्शन। और वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है? W आउट। तो दोनों इक्वल हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। QH माइनस QL इज इक्वल टू W। ठीक है, इसमें QC लिख गया, इसको QL लिख लेना आप लोग, QH माइनस QL कर लेना आप लोग, ठीक है ना, नोट करो। हो गया नोट बेटा? यस सर। देखो बेटा, हीट इंजन का एग्जांपल अगर हम वैसे देखा जाए तो जो हमारे कार में जो इंजन होते हैं, दैट इज आल्सो हीट इंजन। डीजल इंजन हो गया, आपका पेट्रोल इंजन हो गया, स्टीम इंजन जो यूज होते थे पहले, ये सब क्या है? एग्जांपल ऑफ हीट इंजन। क्योंकि ये क्या काम करते हैं? वर्क प्रोड्यूस करते हैं, पावर प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारी कार ड्राइव होती है। ठीक है, ओके सर। यस सर।
ओके, अभी हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तक की एप्लीकेशन पढ़ ली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी वो समझते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेज दैट द टोटल एनर्जी इज कंजर्व। उसने ये कब बोला कि एनर्जी कंजर्व होगी, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि एनर्जी की जो डायरेक्शन होगी वो किस डायरेक्शन में पॉसिबल है, वो डायरेक्शन क्या होगी। मतलब एनर्जी कन्वर्ट होगी ना, एक फ्लो होगी एनर्जी एक डायरेक्शन, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे, लेकिन वो किस डायरेक्शन पे फ्लो होगी वो हमें नहीं बताया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी, क्या प्रोसेस वो पॉसिबल होगा, एनर्जी कन्वर्जन का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो नहीं बताया इसने। और डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल एनर्जी कन्वर्जन, अगर पॉसिबल है तो किस डायरेक्शन में पॉसिबल है वो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं बताया। उसने सिर्फ ये बोला कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, पर वो पॉसिबिलिटी है या नहीं है वो इसने नहीं बताया। इट इज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये किसने बताया हमें, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने बताया, which provides the information regarding the direction of possible energy conversion through the concept of entropy। एंट्रोपी का कंसेप्ट इसने यूज किया सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, उसने उसके थ्रू बताया कि क्या डायरेक्शन ऑफ पॉसिबल एनर्जी कन्वर्जन होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी सिस्टम में अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे एंट्रोपी हमारी बढ़ रही है तो मतलब हमारा मतलब पॉइंट 1 to पॉइंट 2 हमारी एंट्रोपी बढ़ रही है, तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे हमारी एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है, क्योंकि वहां पे एक तरीके से कह सकते हैं हम, क्योंकि एंट्रोपी बढ़ गई है पॉइंट 1 से पॉइंट 2 पे, तो वहां पे क्वालिटी कम हो गई, डिग्रेडेशन आ गया, तो हम हाई लेवल से लो लेवल पे जा सकते हैं, लो लेवल से हाई लेवल पे नहीं जा सकते। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा। ओके। हम हाई लेवल से लो लेवल पे जा सकते हैं, और एंट्रोपी बढ़ने का मतलब है उसकी क्वालिटी कम हो गई, लेवल कम हो गया। ठीक है ना, तो वहां से वो एनर्जी डायरेक्शन पॉसिबल है। ये एंट्रोपी का जो कंसेप्ट है कहाँ पे आया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में आया, नोट करो।
हो गया नोट बेटा? यस सर। ओके, अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम इसमें दो स्टेटमेंट पढ़ेंगे। एक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट होती है और एक क्लॉसियस स्टेटमेंट होती है। ठीक है, तो पहले केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट समझ लेते हैं क्या है। इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस that operates on a cycle to receive heat from a single reservoir and produce a net amount of work। मतलब क्या हुआ, ये कहना चाहता है कि एक डिवाइस है जो कि एक टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ले रहा है और जितनी भी हीट ले रहा है उसको यूज कर रहा है वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए विदाउट रिजेक्टिंग हीट टू द सिंक। मतलब हीट रिजेक्ट नहीं कर रहा बिल्कुल भी, और जितनी हीट ले रहा है उतना ही वो वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, हीट रिजेक्ट होनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 100% थर्मल एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है हमारे सिस्टम में। दिस इज केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है कि कोई एक हमारा हीट इंजन है जो 100 किलोवाट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और 100 किलोवाट वर्क डन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, इट विल वायलेट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। इसको नोट करो।
हो गया नोट बेटा? नो सर। ओएस। चलिए ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम।